हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ऑस्टियो मतलब क्या होता है? बोन। माइली मतलब क्या होता है? बोन मैरो। और टीस, जहाँ पर भी टर्म टीस आ जाए इसका मतलब कि इन्फ्लामेशन होता है। तो अगर इसको सबको मिलाकर एक डिफिनीसन बनाएं तो क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ बोन एंड बोन मैरो को ही ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। और मेनली जो इन्फ्लामेशन होता है ना, उसका विजुअल बोले ना तो मेनली इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है इसमें क्या होगा? जैसा कि हमें पता है क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो आप कोई भी इन्फ्लामेशन सूजा हुआ एरिया देखते हैं तो वो दो हो सकता है, या तो उसमें पस है या उसमें पस नहीं है। ठीक है, जहाँ पर पस होता है उसको कहते हैं पायोजेनिक, जहाँ पर पस नहीं होता उसको नॉन पायोजेनिक कहते हैं। तो मतलब कि पायोजेनिक का सिंपल डिफिनीशन क्या होगा कि ऐसा इन्फेक्शन या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन में क्या हो गया हो, पस प्रोड्यूस हो गया हो। और नॉन पायोजेनिक कहने का क्या मतलब है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो टिश्यू को तो डैमेज करे लेकिन पस को प्रोड्यूस नहीं करे। तो मोस्ट कॉमन पायोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिसस। और भी होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन याद करना ज़रूरी है। आगे इसके और भी ऑर्गेनिज्म का डिस्कशन करूँगी, लेकिन अभी मोस्ट कॉमन याद रखिए क्या है? एस ऑरिसस। नॉन पायोजेनिक का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, अगर हमारे स्पाइन को अफेक्ट कर दे तो या वर्टिब्रा को अफेक्ट कर दे तो क्या होता है? एक डिजीज होता है जिसका नाम है पॉट्स डिजीज। याद रखिएगा, अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे किसको वर्टिब्रा या स्पाइन में इन्वॉल्व हो जाए उसको क्या कहते हैं? पॉट्स डिजीज कहते हैं। और वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलिए, हम तो देख लिए कि इन्फेक्शन क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म। अब ये इंट्री कैसे करता है? जैसा कि हमें पता है ये हमारा क्या होता है? बोन है। बोन के चारों तरफ क्या होते हैं? एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम। ये लेयर, जब तक ये लेयर डैमेज नहीं होगा तब तक हमारे बोन में कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि पेरिओस्टियम क्या करता है? हमारे बोन को इन्फेक्शन से बचाता है। ये एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। मतलब अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है बोन में, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा पेरिओस्टियम कहीं ना कहीं किसी भी न तरीके से डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो रूट ऑफ इंट्री अगर बच्चों में बात किया जाए तो हेमेटोजीनस रूट। हेमेटोजीनस मतलब ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, तो कौन सा पाथ? मेनली मेटाफाइसिस पाथ। मेटाफाइसिस पाथ ही क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए ये हमारा बोन पाथ है। ठीक है, बीच वाले को क्या कहते हैं? डाइफाइसिस कहते हैं। ऊपर वाले को इपीफाइसिस कहते हैं। और बच्चे में क्या होता है? बीच में मेटाफाइसिस होता है। इसको क्या? ग्रोइंग प्लेट कहते हैं। तो ये जो मेटाफाइसिस वाला पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा वेस्कुलर सिस्टम होता है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। और आपको पता है इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है? ब्लड से आ रहा है। इसलिए मोस्ट कॉमन साइट क्या होगा? मेटाफाइसिस। लेकिन एडल्ट में कुछ अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि एडल्ट के बोन ऑलरेडी डेवलप्ड हो जाते हैं। उनमें जो मेटाफाइसिस वाला एरिया होता है वो ना के बराबर होता है। इसलिए अगर पूछें मोस्ट कॉमन पार्ट एडल्ट में क्या है तो वर्टिब्रा। कौन सा? वर्टिब्रा। तो एक तो हम जान गए हेमेटोजीनस रूट। दूसरा क्या हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हैंड है। ठीक है, यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हुआ है। ये इन्फेक्शन को हम क्या किए? सही नहीं किए। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा?
हमारे बोन को भी इन्वॉल्व कर देगा, मतलब कि डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम नेबरिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। एग्जाम्पल है डायबिटिक फूड अल्सर। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी डायबिटीज होया हुआ है और उसमें वैस्कुलर डिजीज है जैसे कि अल्थेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो ब्लड फ्लो रुक जाने के कारण क्या होगा, ब्लड सही से उस एरिया में नहीं पहुंचेगा, तो वहाँ पर इस्कीमिया हो जाएगा। या कभी कभी क्या होता है, नर्व डैमेज हो जाते हैं जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो जो आपको पता है सारा कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो जब उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का नर्व अगर डैमेज हो जाएगा तो वो सिग्नल तो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। और एक कारण क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे शरीर में या हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो ये हाई होने का क्या मतलब है, अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा या डायबिटीज होंगे तो वहाँ पर हमारा WBC क्या हो जाता है, जितना सेंसिटिव होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। एक तो फूट में ऑलरेडी क्या है कि डैमेज है, इन्फेक्शन होया हुआ है। वो इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, तो सॉफ्ट टिश्यू के डैमेज के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है, पहुँच नहीं पा रहा है ब्लड। थोड़ा मोड़ा WBC पहुँच भी रहा है तो वो क्या है, इनसेंसिटिव है और नर्व भी डैमेज है। तो इसके कारण वो एरिया क्या हो जाता है, धीरे धीरे नेक्रोसिस होने लगता है उस एरिया में, धीरे धीरे वो मरने लगता है। तो डायबिटिक फुट अल्सर होता क्या है, तब वही किसी पेशेंट को डायबिटीज है, उसके फुट में क्या हो गया है, अल्सर हो गया, मतलब कि वो पार्टिकुलर एरिया स्लफ ऑफ हो गया है, ठीक है। अब ये एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये हेमेटोजीनस रूट में बैक्टीरिया आता कैसे है। जैसे कि आपको सिंपल सा भी इन्फेक्शन हुआ है, जैसे टॉन्सिलाइटिस हुआ है, जेनाइटर इन्फेक्शन हुआ है, या कहीं आपको घाव हो गया है, तो क्या होता है ना, वो बैक्टीरिया चला जाता है ब्लड में, जिसको हम कहते हैं, जनरल टर्म दिया गया है जिसका नाम है बैक्टीरीमिया। बैक्टीरीमिया, बैक्टीरिया, इमिया मतलब क्या होता है, ब्लड। ब्लड में बैक्टीरिया का पाए जाना जो मेनली हमारा रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम के द्वारा फैगोसाइट हो जाता है, मतलब वो इनगल्फ करके उसको नष्ट कर देता है। लेकिन डायबिटीज़ में क्या होता है, सब क्या है, WBC सब क्या है, इनसेंसिटिव हो जाता है, जिसके कारण डायबिटिक पेशेंट में हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो दो रूट एंट्री पढ़ लिए, एक तो हेमेटोजीनस और दूसरा डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम नेबरिंग टिश्यू। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। तीसरा क्या है, पिन ऑफ। पिन ऑफ करने का क्या मतलब है, जैसे कि आपको घाव होया हुआ है, आप उसको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे इन्फेक्शन क्या होगा, आपके ये पेरिस्टोनियम को डैमेज करेगा और बोन तक पहुंच जाएगा। या तो आपको ओपन फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर होने से ब्लड क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है। और आपको पता है जो हमारा एसोरियस या मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया है वो कहाँ पाया जाता है, स्किन पे पाया जाता है। या क्या है, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट करते समय, मतलब कि जब हम ऑर्थोपेडिक कोई बीमारी हुआ है उसको सही कर रहे हैं लेकिन उसको सही से सर्जरी ना हुआ हो, या जो हमारा ये इक्विपमेंट यूज कर रहा है वो क्या है, एसेप्टिक ना हो, तो इससे भी क्या हो सकता है, बैक्टीरिया डायरेक्टली हमारे बोन में जा सकता है। इसलिए इसको कहते हैं बैक्टीरिया डायरेक्टली पॉइंटेड इनटू बोन या बैक्टीरिया इम्प्लांटेड इनटू बोन। तो मेनली ये 3 रूट है जिसके थ्रू हमारा जो बैक्टीरिया है वो बोन में इंटर करता है। अब एक केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक 6 साल का लड़का है जिसको क्या हुआ, ओस्टियोमोलाइटिस हुआ है। तो अगर रूट ऑफ एंट्री पता चला कि हेमेटोजीनस स्प्रेड हुआ है किसका, तो एस ऑरिसस का, कहाँ पे, तो मेटाफाइसिस ऑफ टिबिया में, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिज्म वहाँ पहुँच गया तो वहाँ पे कौन कौन से चेंजेज होती है, बोन के अंदर कौन कौन से चेंजेज होती है ये देखते हैं, जिसके कारण ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है। उससे पहले
ब्लड से एंट्री कर रहा है ना, तो हम ब्लड का प्रोसेस देखते हैं कि कैसे कौन सा ब्लड मेनली ये जो बोन में जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया इंटर किया है, इस सब के बारे में देखते हैं। मतलब कि ब्लड सप्लाई ऑफ बोन एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, ये क्या है, हमारा बोन है, ठीक है। सबसे ऊपर में एपिफाइसिस होता है, यहाँ पर इसके ऊपर भी होता है आर्टिकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। एपिफाइसिस के नीचे क्या होता है, मेटाफाइसिस होता है, जहाँ पर मेनली क्या हुआ है, हमारा स्प्रेड होता है बैक्टीरिया या वायरस, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, वेस्कुलर पाथ होता है। बीच में डायफाइसिस है, डायफाइसिस में ही मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा ब्लड है वो इंटर करता है किस फोरामेन से, न्यूट्रिशनल फोरामेन से। मान लीजिए ये हमारा ब्लड मेडुलरी कैविटी में इंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये मेनली मेडुलरी कैविटी में इंटर करने के बाद दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, एक ऊपर एक नीचे की ओर। ऊपर वाला कहलाता है असेंडिंग और नीचे वाला कहलाता है डिसेंडिंग, ठीक है। ऊपर वाला क्या कहलाता है, असेंडिंग ब्रांच, नीचे वाला कहलाता है डिसेंडिंग ब्रांच, ठीक है। अब चलिए इसका एक बड़ा सा पिक्चर लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एपिफाइसिस है, ये हमारा डायफाइसिस है, बीच में मेडुलरी कैविटी है और यहाँ पर हमारा ब्लड आया। ये दो ऊपर और नीचे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब असेंडिंग है डिसेंडिंग में। चलिए एक बड़ा पिक्चर बना लेती हूँ, ठीक है। ये है हमारा एपिफाइसिस, यहाँ पर मेटाफाइसिस है, यहाँ पर मेडुलरी कैविटी है और मेडुलरी कैविटी में हमारा क्या आया है, न्यूट्रिशनल आर्टरी आया है, जो दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, ऊपर वाला असेंडिंग ब्रांच, नीचे वाला डिसेंडिंग ब्रांच। अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों से क्या होता है, और भी ब्रांचेज निकलते हैं, जो एक इस तरह इधर पेरीफेरी में ब्लड सप्लाई करता है, जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स। यहाँ पे कॉर्टेक्स होता है, ये 2/3 ये कॉर्टेक्स ऑफ द कॉर्टिकल बोन को ब्लड सप्लाई करता है। और सेंट्रल में बोन मैरो, मतलब जो असेंडिंग है पेरीफेरल में, यहाँ पे कॉर्टेक्स को दे रहा है और यहाँ पर सेंट्रल में बोन मैरो को दे रहा है। यही असेंडिंग वाला, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ये है मान लीजिए कि एपिफाइसिस का लाइनिंग, इसके नीचे होता है मेटाफाइसिस, ठीक है। मेटाफाइसिस में ये जो असेंडिंग है वो जाके ये हेयर के पिन लाइक स्ट्रक्चर टर्न हो जाता है, बहुत सारे ऐसे टर्न हो जाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जब ये स्ट्रक्चर टर्न हो जाते हैं तो उसके बाद ये क्या का फॉर्म करता है, साइनोसॉइडल का फॉर्म करता है, ठीक है। इस तरह साइनोसॉइडल का फॉर्म करके सब एक जगह मिलता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा कैसा स्ट्रक्चर है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मिल के फिर वो एक वेन बन के फिर वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब डिस्कस करते हैं जो हमारा केस था। केस में क्या था कि एक 6 साल का बच्चा है, उसको मान लीजिए कि स्किन इन्फेक्शन हुआ है और वो स्किन इन्फेक्शन से जो बैक्टीरिया है वो हमारे ब्लड में आ गया है, ठीक है। अब कैसे भी ये ब्लड के थ्रू हमारा जो ये न्यूट्रिशनल आर्टरी है यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है। तो जब ये न्यूट्रिशनल आर्टरी में पहुँचेगा तो वो ये फिर धीरे धीरे कहाँ पर जाएगा, मेटाफाइसिस में जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हेयर टर्न ही मेन कारण होता है कि यहाँ पर जो हमारा मेटाफाइसिस है यहाँ पर ज़्यादा बैक्टीरिया सेटल होने का। कैसे, ये टर्न होने के कारण यहाँ पर ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और दूसरा यहाँ पे जो ब्लड वेसल हैं वो टर्बुलेंट हो जाते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया से इंडोथेलियम में ईजिली सेटल हो जाता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा कारण है कि फैगोसाइटिक यहाँ पर कम होते हैं, तो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये डेवलपिंग यहाँ पर सेल प्रेजेंट होते हैं। अगर ज़्यादा फैगोसाइट होंगे तो यहाँ पे ये अपने ही सेल को क्या करने लगेंगे, नष्ट करने लगेंगे। इसलिए जो हमारा मेटाफाइसिस है वो तो ग्रोइंग सेल है, इसमें फैगोसाइट कम होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा क्या था, ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है इसके कारण यहाँ पर फ्लो
कम हो जाता है ब्लड का, और टर्बुलेंट होने के कारण बैक्टीरिया ईजिली सेटल हो जाता है इंडोथेलियल लाइनिंग में। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए कोई लीवर है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो हो रहा है, और कोई पर्सन है जो बीच में है, तो वो क्या साइड में आ पाएगा? नहीं, वो फ्लो के साथ बहता चला जाएगा। लेकिन अगर स्लो लीवर है, ठीक है, या वो जो फास्ट में लीवर जा रहा है, वो एक ऐसा जगह आया कि वो जो वाटर का फ्लो है वो स्लो हो गया, ठीक है, तब वो जो बीच में इंसान है उसका किनारे में आने का चांसेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा बैक्टीरिया है ना, वो मेनली जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, वो क्या करता है, सरफेस पर एक मॉलिक्यूल या केमोरिएक्टेंट क्या करता है, रिलीज करता है, और ये हेल्प करता है क्या में, इंडोथेलियल में अटैच होने में, जिसके कारण बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चांसेस मेटाफाइसिस में बढ़ जाता है इन द केस ऑफ चिल्ड्रेन। लेकिन जैसा कि हमें पता है एडल्ट में मेटाफाइसिस नहीं होता है, क्योंकि बोन का ग्रोथ तो मेनली एक लिमिटेड टाइम तक होता है ना, थोड़ी फ्यूचर में एकदम बुढ़ापे तक होते रहता है, ठीक है। तो एडल्ट में ये मेटाफाइसिस नहीं होता है, इसलिए एडल्ट में मोस्ट कॉमन क्या है, मेटाफाइसिस ना होके भर्ती हो रहा है। लेकिन चिल्ड्रन में क्या है, मेटाफाइसिस मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन साइट, ठीक। एक और जो बैक्टीरिया मेटाफाइसिस में पहुंच गया, मल्टीप्लाई करना चालू किया, तो ये क्या करना स्टार्ट करेगा, टिश्यू को डैमेज करने लगेगा, और इसके कारण क्या होगा, बैक्टीरिया है या जो डैमेज टिश्यू है, दोनों केमिकल मेडिएटर रिलीज करेगा इन्फ्लामेशन के लिए। तो सबसे पहले कौन सा हमारा इम्यून सिस्टम आता है इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो न्यूट्रोफिल, उसके कुछ घंटों के बाद मैक्रोफेज, और कुछ दिन के बाद लिम्फोसाइट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है मेटाफाइसिस में, न्यूट्रोफिल आया, फिर मैक्रोफेज आया, ये केमिकल सेक्रेट करते हैं, किस लिए, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा लोकल टिश्यू है उसका डिग्रेडेशन होने लगता है, और पस का फॉर्मेशन होता है। पस क्या है, पस कुछ नहीं, एक प्रोटीन रिच इन्फ्लामेटरी एक्सोडोट है, जिसमें एलाइव डेड और डाइंग माइक्रोब्स होते हैं, या एलाइव डेड डाइंग ल्यूकोसाइट होते हैं, या डाइंग डेड लोकल पेरेन्काइमल सेल होता है। अब ये पस क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, तो आपको पता है कि ये एपिफाइसिस में नहीं जा पाएगा, क्योंकि एपिफाइसिस में क्या होता है, कोई भी कनेक्शन नहीं होता है मेटाफाइसल वेसल से। कब, 1 साल के बाद। मतलब जब 1 साल हो जाता है, 1 साल के बाद क्या होता है ना, जैसे कि हमारा बोन्स है, ठीक है, ये एपिफाइसिस है, और ये हमारा मेटाफाइसिस है। इसका ब्लड का कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का। तो इससे क्या होता है कि पस है जो एपिफाइसिस में नहीं जा पाएगा, तो अब ये जाएगा कहाँ, तो ये पस जो है वो क्या होता है, नीचे की ओर आने लगता है, क्योंकि ये आर्टिकुलर लिगामेंट, यहाँ तक ये पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या पड़ रहा है, एपिफाइसल प्लेट, जो रेजिस्टेंस होता है बैक्टीरियल एक्शन के लिए, ठीक है, या WBC डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट इसमें होता है। तो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, नीचे की ओर जाएगा और नीचे डैमेज करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि इसलिए ये जो बैक्टीरिया है सुपरेटिव अर्थराइटिस प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन जो बच्चे 1 साल से कम होते हैं वहाँ पर एपिफाइसियल और मेटाफाइसियल के बीच वेस्कुलर कनेक्शन होता है, इसलिए सुपरेटिव अर्थराइटिस प्रोड्यूस करता है। और इसके कारण हमारा जॉइंट जो होता है, ये जो जॉइंट है, क्योंकि ये अब तो बस यहाँ तक स्प्रेड हो गया, तो अब ये जॉइंट जो है, ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे जॉइंट को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। इसलिए अगर कोई भी इन्फेक्शन 1 साल से पहले हुआ है बोन में, तो आप तुरंत डॉक्टर की ओर भागे, क्योंकि ये आपके आर्टिकुलर सरफेस को डैमेज कर सकता है, ठीक है। अब देखें,
ये तो 1 साल के पहले का बात है। अब 1 साल के बाद की बात करते हैं। पस क्योंकि पस तो अब क्रॉस नहीं कर पा रहा है एपीफाइसल प्लेट, तो वो इंटर करता है हेवेल्सियन कैनाल में और चला जाता है पेरियोस्टेनियम में। इसको कहते हैं डायरेक्टली बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन ऑल थ्रू डाइवल्सियर कैनाल और देन वोल्कमैन कैनाल। आपको पता है, मान लीजिए कि ये क्या था, लैमेली का फॉर्मेशन, और बीच में क्या होता है हमारा, ये हेवेल्सियन कैनाल होता है। और यहाँ पे इस तरह से जो एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है हॉरिजेंटल, उसको कहते हैं वोल्कमैन कैनाल। ठीक है, तो वोल्कमैन कैनाल क्या होता है, ये जो पस है पहले कहाँ आएगा, तो पहले आएगा हेवेल्सियन कैनाल में, फिर वो वोल्कमैन कैनाल से दूसरे से तीसरे में से इंटर करते जाएगा। उसके बाद ये इंटर कर जाता है मेडुलरी कैविटी में, और मेडुलरी कैविटी में इंटर करने के बाद वो फिर इंटर करता है कॉर्टिकल बोन में, किसके द्वारा, वोल्कमैन कैनाल। क्योंकि वोल्कमैन कैनाल क्या कर रहा है, दो लैमेली को एक दूसरे से अटैच कर रहा है। सो जितने भी वेस्कुलर चैनल है वहाँ पर अब पस इंटर कर गया। लेकिन जो हमारा कैनाल है वो एक्सटेंसिबल नहीं है, तो ब्लड वेसल क्या हो जाता है, अब कंप्रेस होने लगता है, ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर थ्रोम्बोसिस या पस आ जाता है, ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो उस पाथ में क्या हो जाएगा, सीवियर इस्कीमिया हो जाएगा या नेक्रोसिस हो जाएंगे। इस नेक्रोटिक बोन को क्या कहते हैं, सेक्यूस्ट्रम। क्या, सेक्यूस्ट्रम। आप देखिए पिक्चर से समझाते हैं। यह हमारा बोन है, ठीक है, पस क्या हुआ, हमारा इंटर कर गया मेडुलरी कैविटी में, मेडुलरी कैविटी में इंटर किया तो ये कहाँ चला जाएगा, कॉर्टिकल बोन में। मान लीजिए इतना बड़ा पाथ को में ये पस चला गया। अब यहाँ पर जो ब्लड वेसल है उसको क्या कर देगा, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, तो ब्लड सही से नहीं पहुँच पाएगा। तो ब्लड सही से नहीं पहुँच पाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर के सेल मरने लगेंगे और ये पाथ क्या हो जाएगा, नेक्रोटिक हो जाएगा। इसी को कहते हैं सेक्यूस्ट्रम। ठीक है, अब ये जो है अगर स्टार्टिंग में रिमूव कर दें तो ठीक है, लेकिन एक बार जब पूरी तरह से सेक्यूस्ट्रम बन गया तो आप एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एंटीबायोटिक कैसे जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है, और यहाँ पर तो ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो एंटीबायोटिक से इस पर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मेनली जब ये क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया है, सिर्फ एंटीबायोटिक देने से काम नहीं चलेगा। मेनली क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है कि पेरिस्टियम और इंडोस्टियम में कम कैपेसिटी होता है न्यू बोन फॉर्म करने का। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है देखिए, मान लीजिए ये क्या है, सीक्वेंशियल पाथ है, सीक्वेंट्रम पाथ है। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला पाथ को कहते हैं पेरियोस्टियम और ये कहते हैं इंडोस्टियम। ठीक है, तो पेरियोस्टियम में ज़्यादा कैपेसिटी होता है न्यू सेल फॉर्म करने का, और इंडोस्टियम में होता है लेकिन कम होता है एज कंपेरिजन टू पेरियोस्टियम। ठीक है, अब ये क्या करता है, इस पस के चारों तरफ या सेक्यूस्ट्रम के चारों तरफ क्या करता है, सेल बनाने लगता है, ताकि फर्दर डैमेज नहीं हो, ऐसे सेल बनाने लगेगा, एम्ब्रायोब्लास्ट का फॉर्मेशन करने लगेगा। इसको क्या कहते हैं, इन्वोलुक्रम। क्या, इन्वोलुक्रम। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इन्वोलुक्रम है इसमें क्या है, जो पूरी तरह हमारा जो पस है वो इनक्लोज हो गया है, तो इसको अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई क्रोनिक बोन एब्सेस फुल्ली इनक्लोज होता है स्क्लेरोटिक बोन से, तो उसको कहा जाता है बॉर्डी एब्सेस। क्या कहा जाता है, बॉर्डी एब्सेस, क्योंकि ऐसे याद कर सकते हैं, एब्सेस के चारों तरफ क्या हो गया, बॉर्डर बन गया। अब बैक्टीरिया डेवलपमेंट तो कंटिन्यू है, प्रोफरेशन तो कर रहा है, तो वो बाहर आने का ट्राई करता है। तो बाहर आता कैसे है, तो क्लोका का फॉर्मेशन करके। कैसे, क्लोका का फॉर्मेशन करके। जैसे देखते हैं ये हमारा सिक्वेट्रम है, तो ये क्या करता है, क्लोका का फॉर्मेशन करता है, और ये इसके चारों तरफ सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो सेल के थ्रू ही क्लोका का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और डैमेज करता है लोकल टिश्यू को। इस पाथवे के थ्रू पस जो है वो बाहर आता है। ठीक है, तो ये पस बाहर आ गई, ये
कुछ दिन के बाद ये क्या होता है, परमानेंट ऐसा होल टाइप का बन जाता है। और ये अगर बस स्किन तक आ गया तो इस होल को क्या कहते हैं, साइनस कहते हैं। अब ये ड्रेनिंग साइनस क्या हो जाएगा, अब ऊपर में क्या होता है स्किन में, स्क्वामस एपिथेलियल सेल होता है। तो ये क्या करेगा, स्क्वामस एपिथेलियल सेल ये जो साइनस है यहाँ पर इसे प्रोफरेट करने लगेगा, ठीक है, और फॉर्म करेगा इपिथेलाइजेशन। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके कारण क्या होता है, ये मेनली परमानेंट डैमेज कर जाता है। इसलिए जब भी ये बीमारी हो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक अकेले ट्रीट नहीं कर सकता, इसके लिए सर्जरी भी ज़रूरी है। और जो बात क्या हो गया है, सेक्यूट्रम बन गया है, उसको रिमूव करना ज़रूरी है। आशा है आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।